फिज़िक्स तो समझना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री का मैं ये बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं मोस्टली मेमोराइज़ ही की थी। मैथ्स के तो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही आपको डेवलप करनी पड़ेगी। एक पॉइंट तो ये है कि कभी-कभी क्वेश्चंस को बहुत लेंदी बनाया होता है ताकि आप उस पे फँस जाओ और आप आगे के क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओ। आपको भी कभी ऐसा एग्जाम्स के अंदर प्रेशर फील हुआ हो या फिर बर्नआउट हुआ हो? मेनली मॉक टेस्ट हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि एक्चुअल एग्जाम में हमें ऐसा बर्नआउट फील ना हो, ऐसा स्ट्रेस फील ना हो एग्जाम के अंदर। तो लाइक मतलब आपका क्या मोटिवेशन रहता था? लाइक इतना बड़ा टफेस्ट एग्जाम है, आपका क्या शेड्यूल था पेपर से पहले दिन का और पेपर के दिन का? कोई टॉपिक को आपको इतना पीछे नहीं छोड़ना है कि आपका पूरा टाइम लास्ट 2 महीने में उसी टॉपिक पे चला जाए। एग्जाम्स के अंदर या फिर मॉक टेस्ट के अंदर किस प्रकार सिली मिस्टेक्स को दूर किया था? सो लाइक आपका क्या अप्रोच होता था एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके? पहले हमने देख लिया, फिर हमने ऑप्शंस को देखा। कोई वन सीक्रेट जिसने हेल्प की हो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करने तक? सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज है अपने साथ IIT JEE मेंस ऑल इंडिया रैंक 1 ओम प्रकाश बेहरा, और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि लास्ट 2 या 3 मंथ्स में आपकी JEE मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। सो ओम प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत। अब ये है कि लाइक सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच करना चाहिए? मतलब फिजिक्स है तो फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है, तो इनको किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए? फिज़िक्स तो समझना पड़ेगा आपको, थ्योरी सारी वो अंडरस्टैंडेबल भी है, वो समझ के आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसके लिए थ्योरी अच्छे से समझनी पड़ेगी। केमिस्ट्री का मैं ये बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं मोस्टली मेमोराइज़ ही की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं मेमोराइज़ की थी, थोड़ा बहुत समझा था, उसके नोट्स बनाए थे मैंने अच्छे से याद रखने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ समझने की बात है, बट वो भी कैलकुलेशंस ही थे मोस्टली मेरे लिए। कुछ टॉपिक उसमें थे जिनमें याद रखना पड़ा था। और मैथ्स के तो बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जितना फास्ट आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर पाएंगे और उसका बेस्ट अप्रोच सोच पाएंगे, वो मैथ्स के लिए बेटर। तो लाइक आपने केमिस्ट्री के अंदर मतलब ये जो इनऑर्गेनिक फार्मूलाज और ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको रिवाइज करने का क्या मेथड रहता था? मैं एंड में नोट्स लिखा था उसके और उसको रिवाइज किया था बैठ के। तो उसको मैं हर दिन सोचता था कि ठीक है, आज मैं इतना पार्ट रिवाइज करूँगा, अगले दिन मैं इतना पार्ट रिवाइज करूँगा, ऐसे साइकिल्स में मैं रिवाइज करता रहता था मेरे नोट्स को। तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मतलब एक पेज के अंदर ही? शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो बनाना चाहिए, उससे आसान हो जाता है, मैंने नहीं बनाया। और मैथ्स के अंदर आपने जो बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, उसके अंदर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, और उसको टाइम के साथ करना किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए? पॉइंट तो ये है कि कभी-कभी क्वेश्चंस को बहुत लेंदी बनाया होता है ताकि आप उस पे फंस जाओ और आप आगे के क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओ। दूसरी बात ये होती है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे एक्सेप्शनल एज केसेस टाइप के होते हैं जिनको आप नॉर्मल वेज ऑफ सॉल्विंग से करने की कोशिश करके तो वो या तो बहुत टाइम लेंगे या तो अनसॉल्वेबल दिखेंगे। आपको ये सोचना उस मोमेंट में कि ठीक है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो सॉल्वेबल होना चाहिए। तो एसेंशियली पॉइंट बनता है कि कोई क्वेश्चन आपको अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो या तो एक पॉइंट है कि या तो वो बहुत लेंदी बना गया है ताकि आप उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करो, या फिर वो एक्चुअली उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना दिख रहा है, आपको थोड़ा अलग वे से सोचना पड़ेगा। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स के थे जिन्होंने आपकी मतलब स्कोर इम्प्रूवमेंट करने में मदद किया था? फिजिक्स से कुछ टॉपिक्स मैंने रिवाइज किए थे, वैसे जो मॉडर्न फिजिक्स टाइप के जो एक्चुअली मैं वियर्ड से होते हैं टॉपिक्स, तो उन पे थोड़ा टाइम दिया था। मेनली आई थिंक केमिस्ट्री में ही फोकस किया था मैंने उसको एट पार लाने के लिए। एंड आपको मतलब कोई ऐसे टॉपिक्स बताने चाहोगे कि इनको तो करना ज़रूरी है ही? JEE मेंस सेशन 1 में 12th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है, JEE मेंस सेशन 2 में 11th 12th मिक्स्ड रहता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कर रहे हो तो 12th के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट वो तो ऑब्वियस है कि हर अटेम्प्ट में 12th के सिलेबस में ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वही मतलब फिजिक्स में जैसे EMI, AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन हो गया, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिए। केमिस्ट्री में जैसे सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, उसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। ऑर्गेनिक में तो रिएक्शंस मैकेनिज्म्स उस पर फोकस कीजिए। वैसे ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, आपको NCERT देखनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए, वो मेन पॉइंट है क्योंकि उससे लाइन उठा के दे देते हैं। मैथ्स तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें कुछ भी कर सकता है। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लाइक आपको भी कभी ऐसा एग्जाम्स के अंदर प्रेशर फील हुआ हो या फिर बर्नआउट हुआ हो? हाँ, वैसे हुआ था, वही कह रहा हूँ ना। 10th में जब स्टार्टिंग में आया था तब वैसे प्रेशर फील हुआ था, बर्नआउट हुआ। मेनली मॉक टेस्ट हम इसीलिए दे रहे हैं ताकि एक्चुअल एग्जाम में हमें ऐसा बर्नआउट फील ना हो, ऐसा स्ट्रेस फील ना हो एग्जाम के अंदर। तो मॉक टेस्ट में थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है तो ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल। बर्नआउट फील हो रहा है तो आपको शायद थोड़ा ब्रेक ले जाना चाहिए, थोड़ा आप थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो शायद, तो थोड़ा आपको काम होना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्ज़ाम ही है, ऐसे मैंने ये एग्ज़ाम इसलिए दिया था ताकि मेरे को पता चले कि मुझे क्या क्या सीखना चाहिए। परफॉर्मेंस एनालिसाइज़र की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि ठीक है इतना बड़ा एग्ज़ाम मैं गलत कर दिया, वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो फाइनल एग्ज़ाम ही मैटर करता है, तब तक तो आप जितने टेस्ट दे रहे हैं वो तो बस
आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं उसमें। तो मेन चीज़ है कि अपने आप को खुद को एनालाइज करना हाँ। चाहिए, और अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको टीचर से बात करनी चाहिए। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों से बात करनी चाहिए अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है तो। लाइक मतलब आपका क्या मोटिवेशन रहता था? लाइक 2 या 3 मंथ्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम अभी सर पे है, और मतलब इतना बड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम है, उस टाइम क्या मोटिवेशन रहता था? यही एग्जाम्स इतने दे चुके थे कि लाइक हाँ। तब इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। एसेंशियली एक मॉक टेस्ट की तरह ही ट्रीट करके आना है, जितना होना है अपना बेस्ट देना है और दे के वापस आ जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना एग्जाम के बारे में। और मतलब आपको देखना है कि मैं कितना बढ़िया से बढ़िया कर सकता हूँ, जी। और अगर ये क्वेश्चन वापस भी आया तो हाँ मैं कैसे न कैसे कर सकता हूँ, ये माइंड सेट के जानना है। लाइक आपका क्या शेड्यूल था पेपर से पहले दिन का और पेपर के दिन का? मतलब कितने बजे उठे थे आप, वो बता दो एक बार। एग्जाम के बहुत टाइम पहले उठ गए थे। मेरा तो इवनिंग स्लॉट में था, तो Evening ज़रूरत slot नहीं थी जल्दी उठने की, बट फिर भी उठ गए थे, आदत हो चुकी थी। हाँ। इवनिंग स्लॉट में मैं एग्ज़ाम देने गया, तब एग्ज़ाम तो वैसे नॉर्मली हुआ, बाहर लाइन में खड़े रहे, फिर अंदर गए, मैंने कार्ड स्कैन किया, जो सारे फॉर्मेलिटीज़ है कंप्लीट किए, फिर एग्ज़ाम 3 घंटे दे के हम वापस आ गए। फिर एग्ज़ाम के बारे में हमने सोचा नहीं, उसको साइड में रख दिया। फिर रिजल्ट आने के बाद ही तो एग्जाम के दिन आप सुबह उठ के पढ़े थे या फिर कुछ नहीं। फॉर्मुलेज वगैरह रिवाइज वगैरह कुछ किया था? एग्ज़ाम के दिन और एग्ज़ाम के पिछले दिन कुछ वैसे पढ़ना नहीं चाहिए। एग्ज़ाम के पिछले दिन आपको अच्छे से सो जाना चाहिए, उसके पिछले दिन तक ठीक है आप पढ़िए, वैसे फ़र्क नहीं पड़ा, बट एग्ज़ाम के दिन आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होना चाहिए। ओके, तो एग्जाम के दिन आपको एकदम फ्री माइंडेड रहना है। हाँ। एक ऐसी कोई गलती जो मतलब बच्चों को अभी लास्ट 2 महीने में नहीं करनी चाहिए, जो आप बताना चाहते हो? कोई टॉपिक को आपको इतना पीछे नहीं छोड़ना है कि आपका पूरा टाइम लास्ट 2 महीने में उसी टॉपिक पे चला जाए, इससे बाकी सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पे एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। कि सबको सर, साथ में सब लेके चलना सारी है। चीज़ों के टच में रहना है, जी। एक ही चीज़ के पीछे नहीं भगना है, और उसके जी। चक्कर में अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी। लास्ट 7 डेज की रिवीजन स्ट्रेटेजी। लास्ट 7 डेज में आप एसेंशियली आपके जो नोट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना मैटर नहीं करेगा आपके लिए। लास्ट 7 दिन में क्या ही स्किल्स अचानक से इम्प्रूव हो जाएंगी, उसमें फिर भी क्वेश्चन थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करते रहना टच न छूटने के लिए, बट मेनली नोट्स रिवाइज करो, आपने फॉर्मूले रिवाइज करो, मन में क्वेश्चन सोचो कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। आपकी जो एसेंशियली प्रैक्टिस है आपने लास्ट 7 डेज में आपको प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, वो नहीं, आपको अप्रोच प्रॉब्लम्स देखना कर है कि सकते हो, हाँ, मैटर नहीं करता, बट लाइक लास्ट 7 डेज में स्ट्रेस नहीं लेना है। वैसे स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेना होता है, ताकि एग्जाम के दिन आप अपने 100% एफर्ट दे सको। एंड ऑल्सो कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको मार्क्स करके रखते हैं कि हाँ लास्ट में मुझे ये देखना है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आपने मार्क्स कर रखे थे? हाँ, वैसे मार्क करके रखे थे, जो भी क्वेश्चन एसेंशियली थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को लग रहा था थोड़ा भी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको मैं हाँ। स्किप मारता था इसके और फिर उसको वापस सेकंड साइकिल में अटेम्प्ट करता था। ऐसा भी नहीं कि आप एक साइकिल में किए फिर दूसरे साइकिल में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 साइकिल 3 साइकिल जितने आपको चाहिए आप उतने रख सकते हो। एसेंशियली ईजीएस्ट क्वेश्चन आप कर लिए, फिर उसके बाद जो आपके हो रहे हैं उनको अटेम्प्ट करना है। उसमें भी एक क्वेश्चन में ऐसे स्टक नहीं हो जाना, उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है, मैं इसको इतना टाइम दूँ तो कर पाऊँगा, फिर उस क्वेश्चन को करना है। एग्जाम्स के अंदर या फिर मॉक टेस्ट के अंदर किस प्रकार सिली मिस्टेक्स को दूर किया जाए? सिली मिस्टेक्स को एसेंशियली दूर करने का एक ही तरीका है, आप एंड में आप बहुत कोशिश करेंगे, उसका तो नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, स्पीड की प्रॉब्लम एंड में फिक्स करना रिलेटिवली ईजियर रहता है। आप इतने टच दे रहे हो, ऑफलाइन में जब टच दे रहे हैं तो क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए, उसको केयरफुली हर पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं उसको मार्क डाउन कीजिए, बॉक्सेस बनाए आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे, ताकि आप फोकस्ड रहे। आप ऐसे जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ने में आधा सेकंड सेव कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसमें कुछ मैटर नहीं करता। तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अपने सोल्यूशन के हर स्टेप को भी ऐसे चेक करके रखिए। मैं तो एसेंशियली ऐसा नहीं किया था कि मैं करने के बाद फिर से रीचेक किया था, मैं ये नहीं करता था, क्योंकि एसेंशियली हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे कि पहले अटेम्प्ट में ही एक्यूरेसी होनी चाहिए। हाँ, उस पर भरोसा, आप खुद पे भी भरोसा रखिए कि ठीक है मैं पहले अटेम्प्ट में कर रहा हूँ तो मेरा सही होगा, और मैं रिवाइज कर सकता है, बट आपका कॉन्फिडेंस इसमें रहना चाहिए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही सही है। और ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप जितने क्वेश्चंस अच्छे से केयरफुली पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप एक्यूरेसी पे ही फोकस कीजिए, क्वेश्चंस आप एक्यूरेसी के परसेंटेज पे फोकस कीजिए मेनली, फिर जब एक्यूरेसी की परसेंटेज एक एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाएगी तब आप स्पीड पे फोकस कर सकते हैं। सो लाइक आपका क्या अप्रोच होता था एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेके? मतलब आपको क्वेश्चन दिखा, क्या अप्रोच रहता था स्टार्टिंग पढ़ने से लेके और लास्ट तक आंसर आने तक? क्वेश्चन को एक बार पहले हमने देख लिया,
फिर हमने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शंस को देखा। हाँ। ठीक है, सॉल्व करने से पहले देखा कि कोई ऑप्शन बहुत ही एब्सर्ड लग रहा है तो उसको हटा दिया हटा हमने। दिया। फिर जितने बच्चे अगर उसमें डायरेक्टली ऐसा एलिमिनेशन कर पाएंगे तो हमने कर दिया, या फिर अगर उन दो ऑप्शन से क्वेश्चन को कुछ अप्लाई करके हो जाए तो वो कर लिया, या फिर क्वेश्चन को जैसे नॉर्मली सॉल्व करना है वैसे सॉल्व किया। इसके लिए भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना पहले से, कि मतलब आप ऑप्शन वाइज उसको टिक कर रहे हैं या फिर कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं। मतलब आपने सारे पहले क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्चुअली कर लिए और फिर लास्ट पेपर में अगर ऐसा ट्राई कर रहे हैं तो शायद वो डिफिकल्ट हो एक सकता बार है। में तो नहीं होगा ना, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअल में प्रैक्टिस आप कब कर रहे हैं, आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं तब आप कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप खुद टेस्ट दे रहे हैं उसमें सपोज कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं। जो आपके इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट होते हैं जैसे हमारे हो रहे थे, उनमें तो प्रॉब्लम्स को ऐसे ही अटेम्प्ट करते थे हम कि लाइक ठीक है ये क्वेश्चन को मैं कैसे आंसर तक इसके कैसे पहुंच सकता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि थ्योरी में अप्लाई कर रहा हूँ या ऑप्शन एलिमिनेशन में कर रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता, आंसर तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। मतलब तुम्हारा एग्जाम के दौरान क्या माइंडसेट था, मतलब काम थे या फिर अग्रेसिव सॉल्विंग अप्रोच थी? काम थे। मुझे लग रहा था कि मैं एग्रेसिव रहूँ तो मैं शायद क्वेश्चन में कोई लाइन मिस कर दूंगा, या फिर कोई सॉल्विंग करते टाइम कोई स्टेप मिस कर दूंगा, तो मैं काम सॉल्व कर रहा था। तो ऐसा हुआ था जैसे एग्जाम के अंदर बैठ गए और पहला क्वेश्चन देखा तो ऐसा हुआ था कि यार हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मतलब पूरा बड़ा पेपर है, मतलब एग्जाम के अंदर अभी बैठे हैं, तो एक वो प्रेशर फील हुआ था? वैसे आदत हो गई थी तब तक, हाँ। तो नहीं लगा, इतना नहीं हुआ था। ओके, सो कोई वन सीक्रेट जिसने हेल्प की हो आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करने तक? वैसे कुछ नहीं था। आई थिंक मैटर एसेंशियली वही करता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और उस दिन वो दिन कैसा जाता है। मेरे लिए अच्छा गया था। मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा था कि ठीक है ये बहुत डिफिकल्ट है या ये करना इम्पॉसिबल है, तो मेरे को सारे क्वेश्चन लगे थे कि ये डुएबल है। एसेंशियली कोई क्वेश्चन मेरे को ऐसे बहुत नया नहीं लगा था। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन सेम नहीं थे बट अच्छे क्वेश्चंस थे। फिर भी मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि किसी क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है कि इसको अटेम्प्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा या बहुत सोचना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन टाइम में हो गए थे। ओके, सो अभी आप कोई टिप्स देना चाहते हो अपनी तरफ से कुछ? वही अभी फोकस करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड पे फोकस कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़े PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मेनली आप मेन पॉइंट आप में ये बोलूँगा कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं तो आप JEE मेंस या JEE एडवांस के सिलेबस को रखिए अपने साथ। उसमें टॉपिक्स मार्क करते जाइए कि आपके कौन से टॉपिक्स हो गए हैं, उस कितने अच्छे से आपके हो गए हैं, कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट है, कौन से टॉपिक्स में आपके अच्छे से नहीं हुए, उनको मार्क करके रखिए ताकि एंड में उन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सके। स्टार्टिंग से लेकर रखिए। सो गाइज़, ये तो कंप्लीट हमारी 2 या 3 महीने तक की स्ट्रेटेजी थी। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, इतने मतलब आपने अपनी स्ट्रेटेजी इनके साथ शेयर की। शायद इनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी इस चीज़ की।